जाहरचरू उत्तारा 196 यिंगज़ेंग वांगजियन झाओफेंग मेरा बेटा है। फुसू के निवास पर आज रात एक भारी खामोशी छाई हुई थी। वांग वांग, खुईजवांग और फुसू के कुछ विश्वासपात्र मंत्री चुपचाप बैठे थे। हवा तक रुकी हुई लग रही थी। आज जो हुआ, फुसू ने धीरे से सांस ली। थोड़ा अचानक था, पर वांग वांग तुरंत बोल उठा, राजकुमार, चाहे आज होता या कल, ये कदम लेना ही पड़ता। आज उन्होंने वांग जियन को नाराज किया, झाओफेंग को भी, पर वांग वांग के लिए ये रास्ता जरूरी था, एक ऐसा रास्ता जहां से लौटना मुमकिन नहीं। फुसू ने थका हुआ सा मुस्कान लाया। मैं तुम्हारी बात समझता हूं, पर हमने कुछ हासिल भी नहीं किया और दो बड़े शत्रु भी खड़े कर लिए। वांग वांग ने गर्व और चिंता दोनों भरी नजर से कहा, हमने सोचा नहीं था कि हिज मैजेस्टी वांग जियन और झाओफेंग इस सासुर दामाद की जोड़ी पर इतना अत्यधिक विश्वास करते होंगे। दोनों के पास आधी तिन सेना का नियंत्रण है। खुईजवांग ने गहरी आवाज में कहा, हिज मैजेस्टी उन्हें गद्दार नहीं समझते, पर भविष्य एक अलग बात है। अभी तिन संसार विजय के अध्याय में है, पर जब सब देश जीत लिए जाएंगे तो इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं होगी। और तब वांग वांग की आंखों में छुपी हुई चिंगारी चमकी। तब हम उन पर वार कर सकते हैं। एक दिन वांग जियन या झाओफेंग दोनों में से कोई एक ग्रैंड मार्शल की कुर्सी पर बैठेगा, और उस दिन पूरी तिन सेना उनके संग होगी। एक एक अलग ठीक है, पर दोनों मिलकर एक सच्चा खतरा है। मंत्रियों ने सिर हिलाकर स्वागत किया। राजकुमार, वांग वांग ने गंभीर सुर में कहा, अब जबकि हम उनके खिलाफ खुलकर आ चुके हैं, तो हमें तैयारी शुरू ही करनी होगी। उनके परिवारों की खामोशी से जांच करनी होगी। कोई भी गलती हमारे काम आ सकती है। बिल्कुल, जब एकीकरण पूरा हो जाएगा और राज्य को उनकी सेना की जरूरत नहीं रहेगी, तब उनकी शक्ति खत्म करने का सही वक्त होगा। फुसू चुप था। दिल में बोझ था। वो लड़ना नहीं चाहता था, पर अब वो खुद अपने ही पक्ष में फंस गया था। चंगताई पैलेस के अंदर आपके सेवक महाराज को प्रणाम करते हैं। वांग जियन और श्या वुक्वे दोनों झुक गए। यिंगज़ेंग ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, उठो। फिर उन्होंने झाओ गाओ और अन्य नौकरों की तरफ देखा। सब बाहर जाओ। पैलेस के दरवाजे बंद हो गए। बाहर के पहरेदार 10 कदम की दूरी पर खड़े हो गए। कोई भी पास नहीं आ सकता था। यिंगज़ेंग का चेहरा थोड़ा सा रोशन हुआ। आज के दरबार में तुमने मुझे काफी चौंकाया, वांग जियन। वांग जियन ने सीधे खड़े होकर कहा, महाराज, मेरी और झाओफेंग की शक्ति वास्तव में बहुत बढ़ गई है। मंत्री लोगों की चिंता पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है। मैं जो कुछ कहा, दिल से कहा। कई बार सोचा था ऐसा दिन आएगा। झाओफेंग सिर्फ एक छोटा जनरल होता तो बात कुछ और थी, पर अब तो उसके पास 3 लाख सेना का अधिकार था। एक बाप जैसे वांग जियन जानता था, कोई भी राजा इतनी शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आज वो स्वयं शक्ति छोड़ने को तैयार था, ताकि कल उसका परिवार सुरक्षित रहे, ताकि झाओफेंग की जिंदगी आगे बर्बाद न हो। यिंगज़ेंग ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूं वांग जियन, सच में समझता हूं, पर तुमने एक बात भूल गए। वांग जियन और श्या वुक्वे दोनों ने उनकी तरफ देखा। यिंगज़ेंग धीरे धीरे उनके पास आए। आंखों में एक अजीब सी गर्मी थी, और फिर उन्होंने वो सच बोल दिया जो पूरी दुनिया से छुपाया गया था। झाओफेंग मेरा बेटा है। वांग जियन एकदम सन्न रह गया। श्या वुक्वे की आंखें फट गई। यिंगज़ेंग की आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके अंदर कितनी गहरी भावना थी, सिर्फ उन लम्हों में महसूस की जा सकती थी। 2 मजबूत सैनिक परिवारों का एक होना मेरा अधिकार हिला सकता था, पर तुम अलग हो वांग जियन। और झाओफेंग, वो तो सबसे ज्यादा अलग है। यिंगज़ेंग के होंठों पर हल्का सा मुस्कान था, उनकी नजर गर्माहट से भरी हुई। पास खड़े श्यावुके भी चुपचाप मुस्कुरा दिए।
आज वांग जियन को शांगताई पैलेस बुलाया गया था, तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा राज सामने आने वाला है। और जब दरबार में वांग जियन ने जाओ फेंग को बचाने के लिए अपनी शक्ति तक छोड़ने का संकल्प लिया, उस पल शियावुके ने पूरी तरह अपने होने वाले दामाद को कबूल कर लिया था। लेकिन वांग जियन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। महाराज, आपका क्या मतलब है? मैं कैसे अलग और जाओ फेंग कैसे अलग? यिंग ज़ैंग की नज़र गहरी हो गई। और फिर, क्योंकि जाओ फेंग मेरा बेटा है। जैसे ही ये शब्द गिरे, थड़ वांग जियन के दिमाग में जैसे बिजली गिर पड़ी। चेहरा पहले सफ़ेद, फिर सुनहरा, फिर सज शौक में जम गया। आंखें इतनी फैल गईं जैसे कोई असंभव बात सुन ली हो। महाराज, आपने अभी क्या कहा? मैं सही से सुन नहीं पाया। यिंग ज़ैंग धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम से कमर हिलता स्वयं सम्राट का विश्वास झलकता हुआ। वो वांग जियान से सिर्फ एक हाथ की दूरी पर रुक गए और फिर एक एक शब्द तोड़कर बोले, जाओ फेंग मेरा बेटा है। वांग जियान की सांसों का तालमेल टूट गया। पुरानी जंगों का वीर जिसने कभी डर को छुआ तक नहीं, आज काम गया। ये कैसे हो सकता है? कैसे? उसकी आवाज कभी इतनी हिलती हुई नहीं सुनी गई थी। यिंग ज़ैंग ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें वो रक्तपात याद है जब मैं पहली बार गद्दी पर बैठा था? क्या तुम्हें वो स्त्री याद है जो मेरे साथ चिर लौट कर आई थी? वांग जियन का दिल जोर से धड़का। आपका मतलब लेडी डोंगर? जाओ फेंग उनका और आपका पुत्र है? क्या लेडी डोंगर अभी भी जिंदा है? आवाज भर आई थी, शौक, हैरानी और डर सब एक साथ। यिंग ज़ैंग ने प्यार भरी नजर से कहा, वो जिंदा हैं और बहुत अच्छी हैं। और सिर्फ एक नहीं, वो मुझे जुड़वा बच्चे देकर गई हैं। वांग जियन ने हाथ तक थपथपाते हुए उठाए। ये सब कैसे? इतना बड़ा योग क्या सच हो सकता है? महाराज, कहीं कोई गलती तो नहीं? ये राजवंश का मामला है, गलती की गुंजाइश नहीं होती। उसकी आवाज में डर था। डरा हुआ था कि कहीं ये गलत साबित ना हो जाए, क्योंकि अगर ये सच ना हुआ, जाओ फेंग बर्बाद हो जाएगा और वांग परिवार का नाम मिट जाएगा। यिंग ज़ैंग की आंखों में एक गहरा गहरा भाव था। वो मेरी स्त्री है। मेरे बच्चों को तुम क्या समझते हो? मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊंगा? यिंग ज़ैंग की हल्की सी मुस्कान और उसकी शांत आंखों में छुपा हुआ विश्वास वांग जियन का सांस लेना तक भूल गया। बताओ, क्या तुम्हें जाओ फेंग के चेहरे में मेरी कोई झलक कभी दिखी नहीं? वांग जियन ने हिचकिचाते हुए अपनी नज़र यिंग ज़ैंग पर डाली, फिर ध्यान से याद किया। जाओ फेंग का तीखा चेहरा, उनकी आंखों की शिद्दत, उनकी उंगलियों का अंदाज, और एक पल में दो चेहरे एक साथ उसके दिमाग में चिपक गए। ये तो सच में काफी मिलते हैं। वांग जियन की सोच हिलने लगी। उसी वक्त एक और पुरानी बात याद आई। हनदान के गिरते ही पहली बार जब जाओ फेंग और यिंग ज़ैंग साथ चले थे, वांग मैन ने मजाक में कहा था, ऐसे लगता है जैसे बाप बेटा साथ चल रहे हों, और वांग जियन ने उसे डांट दिया था। लेकिन आज शायद वांग बेन ने उस पल महसूस कर लिया था जो बाकी दुनिया नहीं कर पाई थी। महाराज, ये सब क्या सच हो सकता है? वांग जियन को फिर पूछना पड़ा। उसे कंफर्मेशन चाहिए थी। ये बात इतनी बड़ी थी कि एक बार कह देना काफी नहीं था। अगर जाओ फेंग सच में राजकुमार हुआ, ऊपर से सबसे बड़ा बेटा, और उसकी माँ पहले से ही राजमाता बनने वाली थी, तो फिर जाओ फेंग की दावेदारी सबसे ज्यादा सही और सबसे ज्यादा मजबूत होती। वांग जियन का दिल धक धक कर रहा था। ये बॉम्ब उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा बॉम्ब था। यिंग ज़ैंग ने हल्का सा हंसकर कहा, मैं किन का राजा अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति से झूठ बोलूंगा? वो हंसा, लेकिन आंखों में गहरा भाव था।
मेरे प्यारे संबंधी, जो कुछ मैंने कहा है सब सच है। फेंगर और यंगर दोनों मेरे बच्चे हैं। इस वक्त शिया बूके, जो अब तक चुप थे, दराज दाढ़ी को छूते हुए हंस पड़े। तो अफवाहें सच निकली? वैंग जेन ने तुरंत मुड़कर पूछा। ग्रैंड फिजिशियन शिया, क्या वो लेडी डोंगर आपकी बेटी हैं? वैंग जेन की आवाज कांप रही थी। वो सालों पुरानी कहानियां कभी समझ नहीं पाया था। वो तब लैंटियन कैंप में था, राजकीय गॉसिप से दूर। अफवाहें तो बहुत थीं, पर कोई सच नहीं जानता था। शिया वोके ने गहरी सांस ली। हाँ, वो मेरी बेटी है। अगर उस दिन वो दुर्घटना ना होती तो आज मैं सच में महाराज का ससर होता। यिंगज़ेंग की आवाज नर्म हुई। मेरे हृदय में आप कभी भी उस जगह से नहीं हटे। शिया वोके की आंखों में चमक आ गई। हंसना उनके चेहरे से रुक ही नहीं रहा था। पर वैंग जियान का दिमाग एक ही चीज सोच रहा था। इतना बड़ा राज महाराज ने मुझे क्यों बताया? वो तुरंत पूछ बैठा। महाराज, ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। अगर ये बात बाहर गई तो फेंगर और उसकी बहन के जीवन को खतरा हो सकता है। यिंगज़ेंग की आंखों में शांत आत्मविश्वास चमका। ये राज मैं तब खोलना चाहता था जब दुनिया एक हो जाए, लेकिन आज दरबार में जिस तरह तुमने फेंगर के लिए अपना दर्जा तक छोड़ने का फैसला कर लिया, उस पल तुमने मुझे दिखाया कि तुम उसे कितना सच्चे दिल से चाहते हो। ऐसे समधी पर मैं अपना सर्वस्व विश्वास रख सकता हूँ। वैंग जियान ने गहरी प्रणाम की। महाराज, ये आपका अनंत उपकार है। मैं मर मिटने तक भी इस राज को नहीं तोड़ूंगा। अरे, इतनी आदर भावना क्यों महारथी? यिंगज़ेंग हंस पड़ा। अब हम सिर्फ राजा और मंत्री नहीं, परिवार हैं। आपकी बेटी ने मुझे 2 कीमती वंशज दिए। वैंग जियान ने तुरंत जवाब दिया। महाराज विनम्र हो रहे हैं। आपके पुत्र ज़ाओफेंग का आप जैसा वीरता और आप जैसी प्रतिभा रखता है। लाखों सेना में एक, यही तो राजकुंवर का खून होता है। यिंगज़ेंग ने हल्की सी उदासी के साथ मुस्कुरा दिया। तुम गलत हो वैंग जियान। ज़ाओफेंग महान इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरा बेटा है। ही पॉज्ड। वो महान इसलिए है क्योंकि वो है। मेरे कई पुत्र हैं, लेकिन कोई भी उसके बराबर नहीं है। सभी राजमहल में बड़े हुए, शिक्षित गुरुओं के हाथ से, फिर भी एक भी ने अपनी असली छापा नहीं छोड़ी। पर फेंगर, उससे सिर्फ उसकी माँ ने पाला, और उसने उससे वो सब कुछ सिखाया जो राजमहल के विद्वान कभी नहीं सिखा सकते। यिंगज़ेंग की आवाज में हल्की सी बेसहाय और ममता का रंग था। योर मैजेस्टी, वांग जियान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नाग के 9 पुत्र होते हैं और हर एक अलग होता है। यही किस्मत है। आज मैं तुम्हें यहाँ बुलाया 2 कारणों से। पहला, तुम्हें बताने के लिए कि ज़ाओफेंग मेरा बेटा है, और दूसरा, तुम्हारा मन शांत करने के लिए। मैं कई लोगों पर संदेह करता हूँ, पर तुम उन पर नहीं आते, और वापस रिटायर होने या घर लौटने का ख्याल फिर कभी मत लाना। आगे चलकर गोवे का दर्जा भी तुम्हारे लिए मुमकिन है। यिंगज़ेंग ने ये बात पूरी नीयत से कही। वांग जियान के दिल पर भारी जज्बात छा गए। वो तुरंत गहरे प्रणाम में झुक गया। आपका दस्तान, योर मैजेस्टी, अमर विश्वास आपके प्रति। बस, यिंगज़ेंग ने कहा, जाओ आराम करो महान सेनापति। आज जो कुछ भी सुना है उसे अपने दिल के गहरे कोने में दबा दो, जैसे कि कभी सुना ही नहीं। हाथ हिलाते ही यिंगज़ेंग ने वांग जियान को विश्राम के लिए मुक्ति दी। आपके आदेश को मैं स्वीकार करता हूँ। वांग जियान ने एक बार और गहरी झुकाई दी और विश्राम के लिए पीछे हट गया, दिल में उत्तेजना और बेचैनी का मिला-जुला रंग लेते हुए। जब वो महान दरबार से बाहर निकला और खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ, उसका चेहरा अब भी सन्नाटे और शौक में था। सच जानकर भी वांग जियान पूरी तरह से इस सच्चाई के बोझ को नहीं समझ पाया। महान सेनापति को शुभ प्रणाम। इंपीरियल गार्ड्स ने बाहर खड़े होकर एक साथ सैल्यूट किया। ज़ाओ गाओ, जो किनारे से देख रहा था, छुपके से खुशी के मारे मुस्कुराया।
ऐसा लगता है कि आज के दरबार ने सच में हिज मैजेस्टी को वांग और जाओ पर शकीला बना दिया है। अगर ऐसा है तो ये दोनों परिवार जरूर फुसू के खिलाफ खड़े होंगे। अब बस मुझे ये देखना है कि प्रिंस हुहाय इन्हें नाराज ना करे। दो फैक्शंस को एक दूसरे से टकराने दो और हम साइड से फायदा उठाएंगे। जाओ गाओ अपनी खुशी को नहीं छुपा सका। उसकी आंखों में वांग जैन का झुका हुआ और हैरान चेहरा बस इस बात का सबूत था कि अंदर से उससे महान दरबार में सख्त सवाल सुनना पड़ा होगा। लेकिन सबको जो पता नहीं था, वांग जान अब भी यिंग ज़ैंग के सच्चाई के बॉम्ब से हिल रहा था। जाओ फेंग एक राजकुमार है और सबसे बड़ा, मेरा दामाद महाराज का बेटा और अब मेरा बेटा इन लॉ भी है। और हिज मैजेस्टी के शब्दों से लगता है कि वो जाओ फेंग को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। क्या इसका मतलब है कि मैं वांग जैन भविष्य के सम्राट का ससुर बन सकता हूँ? वांग जान का दिल उत्तेजना और शौक के मिले जुले रंग में धड़क रहा था। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ भय का रंग। शांताई पैलेस के अंदर यिंग ज़ैंग ने श्यावुक्वे से कहा, वांग जान आज रात शायद आंखें बंद न कर पाएगा। वो हमेशा अपनी सुरक्षा जानता है और समझदारी से व्यवहार करता है। जब कोर्ट ने उसे दबाया था कि वो अपनी बेटी फुसू से शादी करे, वो उस बात से बच गया था। पर आखिर में किस्मत ने फिर भी उसे सच्चे उत्तराधिकारी से मिलवा गया। श्यावुक्वे ने अपनी दाढ़ी को स्ट्रोकिंग करते हुए कहा, वांग जैन, ये सिर्फ पहला कदम है। आज मैंने देखा उसका सच्चा जज्बा फेंगर के लिए। आगे अगर कोर्ट में ऐसे और लोग हैं तो उन्हें धीरे धीरे फेंगर के कैंप में लाया जाएगा। जब सम्राट का उत्तराधिकारी तय होगा, फेंगर का अपना लॉयल फैक्शन होगा। जब साम्राज्य पूरी तरह से एक साथ होगा और फेंगर की असली पहचान सबके सामने आएगी, पूरा पिन साम्राज्य हिलेगा। यिंग ज़ैंग ने महान दरबार के पार नजर डाली, आंखों में निश्चय और दृढ़ता के साथ। सच में, चावुक्वे ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। मेरे प्रिय ससुर, यिंग ज़ैंग ने मुड़कर कहा, अपनी यात्रा के दौरान वे में सावधान रहना। मेरे हृदय में दालियांग के लोग उतने मायने नहीं रखते जितना तुम रखते हो। अगर स्थिति खतरनाक हो, अपने आप को अनावश्यक रिस्क में मत डालना। यिंग ज़ैंग की आवाज़ गहन और गंभीर थी। चैप्टर 197 वांग जैन की जीत। यिंगज़न की बातों से सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। श्यावू की दालियांग सिटी के आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उनकी बातों में एक और गहरा मतलब छुपा था। अगर हालात काबू से बाहर हो जाए तो श्यावू की अपनी जान जोखिम में बिल्कुल न डाले। यिंगज़ेंग को इस बात की चिंता भी थी कि श्यावू की अब उम्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका था और ज़्यादा मशक्क़त संभाल नहीं पाएगा। और दूसरी बात, अगर सच में प्लेग फूट पड़ता है तो दालियांग सिटी के लोगों को छोड़ देना भी एक मजबूरी बन सकती थी। ये मैजेस्टी, निश्चिंत रहिए, मुझे सब समझ आ गया है। अगर हालात वैसे ही बन गए तो मैं संभल कर ही काम करूंगा। श्यावुकी ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन एक वैद्य होने के नाते उसका दिल हमेशा दयालु ही रहा था। अगर प्लेग सच में मच गया तो वो कभी बीमारों को अकेला छोड़कर भाग नहीं सकता था। वो न कोई सैनिक था न कोई मंत्री। बचपन से ही उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, लोगों को बचाना। उसके अंदर कभी राजाओं जैसे ठंडे फैसले लेने वाला दिल नहीं था। बस अब काफ़ी है, मैं कल ही रवाना हो रहा हूँ। फिलहाल मुझे आराम करना चाहिए। योर मैजेस्टी, अपना ख्याल रखिए। श्यावुकी मुस्कुराते हुए महल के बाहर निकल गया। यिंगज़ेंग ने उसके पीछे जाती परछाई को खामोशी से देखा, आंखों में गहरी सोच के साए। फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक खाली फरमान उठाया, एक पंक्ति लिखी और मोहर लगा दी। बाद में आवाज़ बुलंद करके पुकारा, रिनशाओ। रिनशाओ तेज कदम से अंदर आया और झुककर बोला, योर मैजेस्टी, आपका आदेश? ग्रैंड फिजिशियन श्या को वी की सीमा तक सुरक्षित पहुंचाना है। किसी भी हालत में उन्हें खतरा नहीं होना चाहिए। और अगर प्लेग को काबू नहीं किया जा सका तो ये फरमान चिपका कर जाओ फेंग को देना है। यिंगज़ेन की आवाज़ गंभीर हो चुकी थी। मैं आदेश का पालन करूंगा, रिनशाओ ने सिर आसानात किया। फुसू का निवास। मंत्रीगण अभी बैठक खत्म करके जा ही रहे थे कि तभी राजकुमार का स्टीवर्ड जल्दी जल्दी अंदर आया। माय लॉर्ड, मंत्रीगण, राजमहल से खुशखबरी आई है, स्टीवर्ड ने बहुत उत्साह से कहा। वांग वान और बाकी सब रुक गए। बोलो, फुसू ने तुरंत कहा।
यहाँ मौजूद सब मंत्री उसके अपने लोग थे, इसलिए कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं थी। वांग जैन जब शंगटाई पैलेस से निकला तो पूरी तरह से अवसान दिख रहा था, जैसे किसी ने उसके हौसले चूर कर दिए हों, स्टीवर्ड ने बताया। ये सुनते ही वांग वान और दूसरे एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। माय लॉर्ड, देखा, मैंने कहा था। चाहे हिज मैजेस्टी ने कोर्ट में वांग की अर्ध सेवा स्थान की प्रार्थना को ठुकरा दिया हो, पर उनके मन में वांग और जौ दोनों पर शंका बीत जा चुका है। शायद शंगटाई पैलेस में उन्हें डांट पड़ी होगी, तभी इतने टूटे हुए दिख रहे थे। वांग वान के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान चमक उठी। बिल्कुल, दो बड़े खानदान जिनमें आधी सेना की ताकत हो, कोई राजा इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। कोई ज्वांग ने भी हंसी दबाते हुए कहा। चुन्यू याने भी साफ काफी प्रसन्न था। फूसू कम बोलता था, पर उसने हल्का सा सिर हिलाकर सहमति जताई, ये सोचकर कि पैलेस की खबर इतनी जल्दी कैसे आई। खैर, पैलेस के अंदर तक फूसू के अपने जासूस थे। ये तो विरासत की जंग थी। वहां फूसू हो या हुहाय, दोनों के पास अपने अपने नेटवर्क होना आम बात थी। बस फर्क इतना था कि हुहाय को खबर और भी जल्दी मिलती थी, क्योंकि जाओगांव, जो सेंट्रल व्हीकल एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य यूनक था, वो उसका गुरु भी था। माय लॉर्ड, अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। आज हमने चाहे वांग और जाओ खानदान को खफा किया हो, पर आखिरकार जीत हमारी ही हुई है। आगे चलकर हिज मैजेस्टी जरूर इन दोनों खानदानों को काफी सीमित कर देंगे, वांग वान ने गर्व से कहा। फूसू ने सिर हिलाया, पर फिर भी हल्की सी सांस भरी। बस मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतना ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए था। माय लॉर्ड, आप भविष्य के क्राउन प्रिंस हैं। एक दिन सारा देश आपके हाथ में होगा। एक बात याद रखिए, राजगद्दी खून से गुजर कर ही मिलती है। जो बीच में आए वो मिटा दिया जाए। चुन्यू या ने तुरंत समझाया। ये बात सुनते ही वांग वान और कुई ज्वांग ने भी उसकी प्रशंसा की नजरों से देखा। महान गुरु चुन्यू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आशा करते हैं माय लॉर्ड, आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। दोनों ने प्रणाम किया। उनकी आंखों में जिस प्रकार का दृढ़ विश्वास था, उसे फूसू को लगा कि अगर वो अब नहीं माना तो ये लोग रात भर समझाते ही रहेंगे। हाय, वो सिर्फ एक गहरी सांस ले सका। जैसे आप चाहें, लेकिन अगर मैं वाकई हार गया तो तुम सब। फूसू ने गहरी सांस ली। वो आखिरी शब्दों को बोल ही नहीं पाया। माय लॉर्ड, कभी नहीं हारेंगे, वांग वान ने मजबूती से कहा। बाकी मंत्री भी पूरे विश्वास के साथ सिर हिला रहे थे। इस वक्त तक विरासत के दावेदार सिर्फ दो ही थे, फूसू और हुहाय। बाकी राजकुमार चाहे दिल में ख्वाहिशें रखते हों, पर उन्होंने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था। ऊपर से देखने पर तो यह साफ था, सिंहासन पर बैठने का सबसे बड़ा दावेदार फूसू ही था। इसीलिए अधिकांश मंत्री उड़ते हुए अजगर के साथ खड़े हो गए थे। आज तक के माहौल को देखकर सब कुछ उनके पक्ष में ही लग रहा था। वांग जैन का निवास। वांग जैन की गाड़ी अभी अभी महल के द्वार पर रुकी थी। बाहर दरवाजे पर लेडी वांग, वांग यान और दोनों बच्चे पहले से खड़े थे। साथ ही छोटा सा वांग ली भी मौजूद था, और वांग यान का पेट अब फिर से काफी दिखने लगा था। ये बात साफ थी कि वो एक और बच्चे की मां बनने वाली थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, वांग यान धीरे से उतरे। उनका चेहरा देखते ही वांग परिवार की चिंता। वांग शी और वांग यांग एक दूसरे की तरफ देखकर चिंतित हो गईं। हस्बैंड, क्या आज कुछ हुआ? आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? वांग शी तुरंत आगे बढ़ी और प्यार से पर सवाल किया। कुछ नहीं, वांग जान ने ख्यालों से बाहर आते हुए हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन जो थोड़ा ध्यान से देखे वो तुरंत समझ जाता कि ये मुस्कान जगती थी। ग्रैंडफादर, वांग ली जोर से चिल्लाया। ग्रैंडफादर, जाओची और जाओलिंग ने भी खुशियों भरी आवाज में पुकारा। हाँ हाँ, वांग जान ने उनकी तरफ प्यार भरी नजर से देखा। फिर उनकी नजर वांग यान पर रुकी, उनके पेट पर जो काफी भारी लग रहा था। यान, इतनी देर से बाहर क्यों खड़ी हो? तुम प्रेग्नेंट हो। आओ अंदर चलते हैं। आज तुम्हारे पति का बहुत बड़ा दिन है। वांग जान हंस पड़े। फिर हमेशा की तरह एक हाथ में जाओची और दूसरे में जाओलिंग को उठाया। वांग ली तो पहले ही छोटे बड़े की तरह आगे चल दिया, जैसे रास्ता दिखा रहा हो।
वैंगशी और वैंग्यान फिर एक पल के लिए एक दूसरे को देखकर चिंतित हुई, पर बाहर होने की वजह से पूछ ना पाईं। सब मिलकर अंदर आ गए। अंदर का माहौल। स्टीवर्ड, डिनर तैयार है? वैंगशी ने तुरंत पूछा। मैडम, सब कुछ तैयार है, स्टीवर्ड ने अदब से जवाब दिया। फिर सर्व करो। जी मैडम। स्टीवर्ड तुरंत पलट गया। फादर, पैलेस में कोई बात हुई क्या? वैंगयान ने पूरी फिक्र के साथ पूछा। पैलेस में क्या होने वाला है? वैंगजान ने उलझन जताई। तो फिर आप इतने सोच में डूबे क्यों लग रहे थे? वैंगयान ने हैरानी से कहा। वो बेटी और पत्नी की चिंती हुई शक्ल देखकर वैंगजान मुस्कुरा दिए। कुछ नहीं, बस मैं गहरी सोच में था। राजा ने मुझे डांटा भी नहीं, तुम लोग बस बेकार ही परेशान हो। सच तो ये था, आज जो झांगटाई पैलेस में हुआ, वैंगजान उसे 1-2 दिन में भूल नहीं सकता था। उसके लिए आज का दिन उस दिन से भी ज्यादा हिला देने वाला था जब उसे गार्ड कमांडर बनाया गया था, जो कि उसका दामाद क्राउन प्रिंस बन सकता था, और बहुत संभावना थी कि राजा जल्द ही इसे घोषित भी कर दे। उसके दोनों पोते, दोनों वैध उत्तराधिकारी, मतलब उसका बड़ा पोता जाउची एक दिन क्राउन प्रिंस बन सकता था। उसने फिर एक बार वैंग्यान की तरफ देखा। उसकी बेटी एक दिन क्राउन प्रिंसेस और शायद महारानी बन जाए। ये सब सोचकर वैंग्यान के दिल में एक ही भावना थी, अतीत में कभी न महसूस की हो ऐसी बेहद रोमांचक खुशी। वो सच में ये खबर सबको सुनाना चाहता था, पर वक्त ठीक नहीं था, इसीलिए उसे अपने अंदर दबा लिया। लेकिन आज कोर्ट में वैंगवैन और क्वेईजुआंग ने जो कहा, उसे मैं भूला नहीं हूँ। एक ठंडी सी चमक वैंगजान की आंखों में उभरी। आज उन दोनों की रेमॉन्स्ट्रेशन ने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया था। पहले वैंगजान को फूसूला उनके गुरु लोगों से कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आज से वो सब बदल गया। जाओफेंग का दामाद होना या ना होना अब फर्क नहीं पड़ता। अब तो बिछड़ता फासला बन चुका था, और अब ये दुश्मनी और गहरी होगी। आने वाले दिनों में वांग यान जानता था कि उसे भी ताकत के लिए लड़ना होगा। राजनीति का खेल अभी शुरू हुआ था। वे टेरिटरी, दलियांग सिटी से लगभग 20-30 मील दूर, चारों तरफ बस टेंट्स ही टेंट्स। लाखों लोग बेघर होकर इधर-उधर भटक रहे थे, और साथ ही बाकी बचे हुए वे के सरेंडर्ड सोल्जर्स। जांग हान कैंप के सामने खड़ा जोर से चिल्ला रहा, सब सुनो, दलियांग सिटी पूरी तरह बहा दिया गया है। वापस जाना अब मुमकिन नहीं। प्लेग को रोकने के लिए आज से किन सेना यहीं घर बनाएगी और यहीं एक नया शहर तैयार करेगी, ताकि सब लोगों का गुजरबार हो सके। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ का हर नियम मिलिट्री लॉ के मुताबिक चलेगा। जो भी सेना के ऑर्डर को तोड़ेगा, उसे मिलिट्री कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। और सरेंडर्ड सोल्जर्स, तुम लोग इस कैंप से बाहर नहीं जा सकते। रह गया सिविलियंस, अगर तुम्हारे किसी और जगह रिश्तेदार हैं तो हमें बताओ, किन आर्मी तुम्हें राशन देकर भेज देगी। जैंग हान के शब्दों को तुरंत लाखों किन सोल्जर्स ने दोहरा दिया, ताकि कैंप का एक एक आदमी सुन सके। सरेंडर्ड वे सोल्जर्स का कैंप। दूसरी तरफ वे के सरेंडर्ड सोल्जर्स को एक जगह जमा किया गया था। उनका आर्मर और हथियार छीन लिए गए थे, लेकिन मिलिट्री यूनिफॉर्म से पहचान अब भी होती थी। पानी भरने के बावजूद बहुत सारे वे सोल्जर्स चालाक निकल गए। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म उतारकर आम लोगों के कपड़े पहन लिए और रेफ्यूजीज में घुल मिल गए। इस भीड़ में उन्हें ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। फ्लड के बाद जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत थी। तू सुई ने उनके सामने खड़े होके घूमती नजर से कहा, सुन लो सब, तुम्हारा राजा सरेंडर कर चुका है। तुम्हारे राज्य का अंत तय हो चुका है। आज से तुम सब दास दर्जे में आ गए हो। मगर हमारा ग्रेट किन कत्ल व गारत से खुश नहीं होता।
जब तक भागने की कोशिश नहीं करोगे और मिलिट्री ऑर्डर्स मानोगे, कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा। आगे क्या होगा कि तुम स्लेव रहोगे या हमें जैसी पनिशमेंट फोर्सेस में दाखिल होगे, ये सब हिज मैजेस्टी के बिक्री पर डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए बस हुक्म मानो। फ्लड ने दलियांग सिटी को तबाह तो कर दिया था, लेकिन 2 बड़ी नदियों ने पानी आगे बहा दिया। इसकी वजह से पानी रुककर और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए सिटी के 70-80% लोग बच गए और 4 लाख में से 2.5 लाख के आसपास वे सोल्जर्स भी जिंदा बच गए थे। उनमें से 2 लाख से ज्यादा अब किन के कैद में थे। किन सेना की भयानक प्रेजेंस देखकर कोई भी सरेंडर्ड सोल्जर हिला भी नहीं सकता था। दिल में नफरत बची थी, लेकिन जीने के लिए सर झुकाना जरूरी था। सुप्रीम जनरल का कैंप। सुप्रीम जनरल, दलियांग सिटी के सरेंडर्ड सोल्जर्स और सिविलियंस, उनका नंबर हम संभाल नहीं पा रहे। हमारे पास जो राशन बचा है वो आधा महीना भी मुश्किल से चलेगा, तू सुई ने परेशानी भरे चेहरे से कहा। जाओ फेंग ने धीरे से सिर उठाया। तू सुई, क्या तुम कहना चाहते हो कि हम उन्हें छोड़ दें? लॉर्ड, मेरा मतलब यह है कि हम अपना राशन बेकार नहीं कर सकते। अगर ये अभी भी शत्रु होते तो हम उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं रखते, लेकिन अब वे गिर चुका है। अब ये सब हुआशिया के लोग हैं और ग्रेट किन की प्रजा। न जज्बात न इंसाफ, कोई भी वजह मुझे उन्हें यूं मरने नहीं देती, जाओ फेंग ने दृढ़ता से कहा। फौज में कई अफसर इस फैसले के खिलाफ थे। कुछ तो कह रहे थे उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ दो, पर जाओ फेंग से ये मंजूर नहीं था। वो जानता था जंग जीतना आसान होता है, लोगों के दिल जीतना उससे कई गुना मुश्किल। इसीलिए वो इन 6-7 लाख लोगों को जिंदा रखना चाहता था। क्वाइपू, जाओ फेंग ने पूछा, कोर्ट का रिलीफ ग्रेन कब तक पहुंचेगा? सुप्रीम जनरल, आधा महीना। अच्छा। तभी जनरल यांगबो हजूरी की दरख्वास्त करते हैं। कैंप के बाहर से आवाज आई। जाओ फेंग ने हाथ से सिग्नल किया। जांगमिंग, अंदर बुलवाओ। कर्टन हटा। एक तीखी सूरत वाला मध्यम उम्र का जनरल अंदर आया। वो सीधे घुटनों पर बैठा। अधीन यांगबो सुप्रीम जनरल को नमन। जाओ फेंग ने हल्का सा सिर हिलाकर उसे खड़े होने का संकेत दिया। हाँ, उठो। वो वुआन आर्मी का लॉजिस्टिक्स चीफ था। भले ही बैटलफील्ड कमांडर ना हो, पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। सुप्रीम जनरल, दालियांग सिटी के ग्रेनरीज में रखा हुआ लगभग 70% अनाज बच गया है। यांगबो की आवाज में खुशी की हिलमिल साफ सुनाई दी। ये सुनते ही तूसुई और जैंगहान के चेहरे पर तुरंत राहत और खुशी की झलक उभर आई। इसका मतलब हमें अपने मिलिट्री राशन ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वॉर से पहले वे वुजी ने 4 लाख फौजियों को 1 साल तक चलाने लायक राशन दालियांग में जमा किया था। थोड़ा बहुत फ्लड में खराब हुआ होगा, पर बाकी सब इन नागरिकों और सरेंडर्ड सोल्जर्स को संभालने के लिए काफ़ी है। और अगर हम सबको खिचड़ी टाइप पतला पॉरेज खिलाएं तो राशन और भी लंबा चलेगा, जैंगहान ने उत्साह से कहा। चिन सेना को पहले से ही पता था कि वी ने कितना बड़ा अनाज का भंडार जमा किया हुआ था। तूसुई ने क्यूरियस होकर पूछा, पर फ्लड से ये ग्रेन स्टोर्स बचे कैसे रहे? यांगबो ने तुरंत जवाब दिया। वे वुजी बहुत ही होशियार और सावधान आदमी था। उसने राजधानी के नीचे कई अंडरग्राउंड ग्रेनरीज बनवाई थी, पूरी तरह सील की हुई। ये ग्रेनरी सिर्फ फ्लड प्रूफ ही नहीं बल्कि फायर प्रूफ भी हैं। इसलिए ज़्यादातर अंडरग्राउंड ग्रेनरीज बिल्कुल सेफ बची रहीं। मतलब वे वुजी हमसे फायर अटैक के डर से अंडरग्राउंड ग्रेनरीज बनवाता गया और अब वही ग्रेनरीज चिन के काम आ रही हैं। जाओफेंग ने यांगबो की तरफ मुड़कर कहा, जनरल यांग। यांगबो सीधा खड़ा होकर झुक गया। आपका आदेश, सुप्रीम जनरल। जाओफेंग की आवाज़ अब गंभीर हो चुकी थी। दालियांग पूरी तरह डूब चुका है।
अगर हमने सही तरह सफाई नहीं करवाई तो प्लेग फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। क्या कॉप्स क्लियरिंग में जो लोग लगे हैं उन्होंने मुंह ढककर काम किया है? यांगबो ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सुप्रीम जनरल, हर एक व्यक्ति को मुंह और नाक ढकने का हुक्म दिया गया है। शहर से निकलते ही उनके कपड़े जला दिए जा रहे हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग लिकर से डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। इससे प्लेग का रिस्क बहुत कम हो गया है। ज़ाओफेंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा, शहर के अंदर जितनी भी लाशें मिलती हैं उन्हें वहीं के वहीं दफनाया जाए। लॉजिस्टिक्स के सिपाहियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर कॉप्सेस को जल्दी से जल्दी साफ करना ज़रूरी है। जो शरीर मिट्टी और कचरे के नीचे दब गए हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। जब सारे ऊपर की लाशें हटा दी जाएं, तब दालियांग सिटी के बर्बाद हिस्सों को सील कर दो। यांगबो ने बिना झिझक जवाब दिया, समझ गए सुप्रीम जनरल। ज़ाओफेंग ने एक बात और जोड़ी, शहर को सील करने से पहले सारा बचा हुआ अनाज बाहर निकलवा लो। कुछ और आदेश देने के बाद तू सुई और ज़ैंगहान कैंप से निकल गए। तभी एक सिपाही ने आकर रिपोर्ट किया, सुप्रीम जनरल, गवर्नर हानफे मुलाकात चाहते हैं। हानफे का नाम सुनते ही ज़ाओफेंग के चेहरे पर मुस्कान चमक उठी। उन्हें तुरंत अंदर बुलवाओ। ज़ाओफेंग के लिए हानफे सिर्फ एक अधिकारी नहीं, एक दोस्त था। चैप्टर 198 द किंग्स डिक्री, दोदोहरी पदोन्नति, शा वुचिए की समझ। ज़ाओफेंग के बोलते ही टेंट का पर्दा उठ गया। हानफे एकदम कॉन्फिडेंट चाल से अंदर आया। ब्रदर ज़ाओ, काफ़ी टाइम हो गया। हानफे ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए सलाम किया। ज़ाओफेंग भी हंसी बबाते हुए बोला, लगता है ज़ाओ टेरिटरी का गवर्नेंस काफ़ी हद तक सेटल हो गया है, तभी तुम्हें यहाँ वे टेरिटरी तक आने का टाइम मिल गया। हानफे ने सीधा थोड़ा नखरों भरे अंदाज में कहा, अरे वाह, इसमें मुझे हल्का सा तंज महसूस हो रहा है। क्या मतलब? ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहना चाहते हो कि मैं अपने फर्ज से भागकर यहाँ आ गया हूँ। वो बोलते हुए बिल्कुल कैजुअल तरीके से ज़ाओफेंग के पास बैठ गया। ज़ाओफेंग ने हंसी के साथ जवाब दिया, तुम ही ज़्यादा सोच रहे हो। अब तुमने ज़ाओ टेरिटरी का काम निपटा दिया है, वापस जाओगे तो 9 मिनिस्टर्स में तुम्हारी जगह पक्की है। पर तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मेरे पास यहाँ लाखों लोगों का जमाव है, लाखों पेट भूखे। मिलिट्री के तौर पर उनका अरेंजमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, पर अब तुम आ गए हो तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें ही देता हूँ। ज़ाओफेंग ने मुस्कुराते हुए साफ कर दिया कि ये काम वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। हानफे ये आंख थोड़ी सी सिकोड़ कर बोला, अच्छा, तो मतलब सीधे सीधे मुझे ही दे रहे हो सब कुछ? मैं आता हुआ रेफ्यूजी कैंप्स देख के आया था, सब काफ़ी ठीक से ऑर्गेनाइज दिख रहे थे, कोई हंगामा नहीं। ज़ाओफेंग ने हाथ हिलाकर बोला, वो सिर्फ सख्त मिलिट्री कानून और लोहे की तरह कड़ी कमांड की वजह से, पर नीचे बहुत सी कम्प्लेक्सिटीज़ छुपी हुई हैं, इसीलिए तुम जैसे गवर्नेंस के महारथियों की ज़रूरत पड़ती है। हानफे मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम बिल्कुल खुल के जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हो। ज़ाओफेंग ने मजाक के लहजे में पूछा, तो फिर लोगे या नहीं? हानफे ने सीधी सी एक कॉन्फिडेंस स्माइल दी, ऑफ कोर्स लूँगा, ये एक बड़ा मौका है। अगर मैं ये सब हैंडल कर गया तो 9 मिनिस्टर्स में मेरी कुर्सी कोई नहीं हिला सकता। हानफे की ये ख्वाहिश उसने खुद ही खुलकर बता दी और वो इसका हकदार भी था। साथ ही उसे ये भी समझ आ गया था कि ज़ाओफेंग का ये फैसला किसी सियासती चालाकी से नहीं, बल्कि एक दोस्ती भरी मदद थी। कैंप्स पहले से ही मिलिट्री कंट्रोल में थे, सब कुछ स्टेबल था। अचीवमेंट का असली क्रेडिट अब हानफे को जाने वाला था। इसी वक्त ज़ाओफेंग की नज़र उस आदमी पर पड़ी जो हानफे के साथ टेंट में आया था, पर अब तक चुपचाप खड़ा था। ज़ाओफेंग की दृष्टि अपनी तरफ देखते ही यनबिंग तुरंत झुककर बोला, अधीन यनबिंग, सुप्रीम जनरल को प्रणाम करता हूँ। ज़ाओफेंग ने सॉफ्ट स्माइल के साथ पूछा, गवर्नर यन, हानफे के नीचे काम करके कैसा लग रहा है? यनबिंग ने बिना देरी जवाब दिया, लॉर्ड हान की प्रतिष्ठा दुनिया हिला देती है, उनके अधीन सेवा करना मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव है। ये मौका तो मुझे सुप्रीम जनरल की कृपा से ही मिला है। यनबिंग जानता था कि वो आज जहां खड़ा है वो ज़ाओफेंग की सिफारिश की वजह से है। एक छोटे से काउंटी गवर्नर से लेकर कैपिटल के उच्च पदों तक का सफ़र किसी आम आदमी के लिए संभव ही नहीं था, पर क्योंकि उसने सालों तक ज़ाओफेंग की माँ और बहन का ध्यान रखा था, ज़ाओफेंग ने भी उसकी वफादारी को पहचाना। उसने खुद हानफे को यनबिंग को रेकमेंड किया था।
हानफई जब वापस कैपिटल जाएगा, यनबिंग भी साथ जाएगा और सीधा एक कोर्ट ऑफिशियल बन जाएगा। एक गवर्नर के लिए ये उड़ान अमूल्य थी। जाओ फेंग मुस्कुराया। ये सब तुम्हारी अपनी क्षमता का परिणाम है। हानफई तब बोल पड़ा, बात यह भी है कि यहाँ लाखों रेफ्यूजीज और सरेंडर्ड सोल्जर्स हैं और मिलिट्री रैशंस बहुत कम। कोर्ट भी ज़्यादा रिलीफ नहीं भेजेगा। उनकी नज़र में ये लोग ज़्यादा मायने नहीं रखते। जाओ फेंग ने तुरंत कहा, मैंने रिपोर्ट सियान्यांग भेज दी है। पहली किश्त का अनाज आधे महीने में आ जाएगा। ऊपर से वीवूजी ने इतना अनाज जमा कर रखा था और उसका 60% फ्लड से बचा हुआ है। ये लोग बस उसी से संभल जाएंगे। हानफई की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गईं। फ्लड के बाद भी 60% बचा रहा? जाओ फेंग ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, वीवूजी को पता था हमारे फायर अटैक का चांस ज़्यादा है, इसीलिए सारा अनाज अंडरग्राउंड सील्ड ग्रेनरीज में रख दिया था और अब वही अनाज हमारी सबसे बड़ी मदद बन गया है। हानफई हंसा, अच्छा हुआ, अब रेफ्यूजी क्राइसिस हल हो गया। इसका क्रेडिट सीधा मेरे नाम पर आ जाएगा। जाओ फेंग ने नक्शे की तरफ इशारा किया, ब्रदर हान, ये मैप देखो। हानफई सीधा खड़ा होकर नक्शा देखने लगा। जाओ फेंग ने एक जगह गोल घेरा बनाया हुआ था। हानफई तुरंत समझ गया, तुम यहाँ एक नया शहर बनाना चाहते हो? जाओ फेंग ने हाँ में सिर हिलाया। ये लाखों लोग हमेशा टेंटों में नहीं रह सकते। उन्हें एक सही घर, एक सही शहर चाहिए। चैप्टर 198 पार्ट 2 कंटिन्यूड। जाओ फेंग ने हाथ फैलाकर बोला, और एक बात, इनमें से जो लोग काम कर सकते हैं उन्हें काम पर लगाया जाएगा। काम के बदले उन्हें ज़्यादा खाना और ज़रूरी सामान दिया जाएगा और साथ साथ नया शहर भी बनेगा। फिर उसने पूरा प्लान हानफई को समझाना शुरू किया। कैसे शहर की नींव रखी जाएगी, कैसे रेफ्यूजीज़ को मैनेज किया जाएगा और कैसे धीरे धीरे उन्हें समाज का हिस्सा बनाया जाएगा। हानफई ध्यान से सुनता रहा और हर एक बात के साथ उसकी आंखें बढ़ती गई। आखिर वो हैरान होकर बोल ही पड़ा, लेबर फॉर रिलीफ प्रोग्राम? ब्रदर झाओ, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? सैनिक रणनीति में भी माहिर और गवर्नेंस में भी एक्सपर्ट। ये पूरा प्लान पहले से रेडी था और तुम मुझे सीधा एक पका हुआ अचीवमेंट दे रहे हो। जाओ फेंग ने हल्का सा हंसा, ये अचीवमेंट मेरे किसी काम का नहीं। कोर्ट में मेरा कोई खास एलाई नहीं सिवाय तुम्हारे। इस शहर निर्माण और पुनर्वास का क्रेडिट तुम्हें मिलेगा। इससे तुम्हारी 9 मिनिस्टर्स वाली कुर्सी बिल्कुल पक्की। हानफई का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो अचानक सीधा खड़ा हुआ और गहरी विनती करते हुए झुक कर बोला, ब्रदर झाओ, हानफई इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। जाओ फेंग ने तुरंत हाथ हिलाया, अरे बस बस, ये विद्वानों जैसी फॉर्मल बातें मत करो, साइड हो जाओ। हानफई जोर से हंसा, हा, उसकी खुशी सीधी नजर आ रही थी। एक तरफ खड़े यान बिंग के लिए ये सब देखना एक हिला देने वाला दृश्य था। वो दिल से हैरान था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोर्ट में ऐसी सच्ची दोस्ती भी होती होगी। इतना बड़ा पॉलिटिकल अचीवमेंट और सुप्रीम जनरल बिना झिझक किसी और को दे दे। इसी वक्त ज़ैंग मिंग तेजी से टेंट के अंदर आया, सांस थोड़ी सी तेज। सुप्रीम जनरल, इंपीरियल गार्ड्स कैंप में आ गए हैं। जाओ फेंग ने भौं चढ़ाकर पूछा, आ गए तो आ गए, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? ज़ैंग मिंग कभी इंपीरियल डिक्री की डिलीवरी से परेशान नहीं होता था, पर आज वो बहुत सीरियस लग रहा था। सुप्रीम जनरल, ज़ैंग मिंग की आवाज़ गंभीर हो गई। सुप्रीम जनरल, इस बार इंपीरियल गार्ड्स बहुत सारे आए हैं, कम से कम 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा। जाओ फेंग की आंखों में हल्की सी तीस आई। हानफई ने तुरंत बात पकड़ ली, एक डिग्री लाने के लिए तो 100 लोग भी काफ़ी होते हैं, फिर इतनी बड़ी सेना क्यों? जाओ फेंग ने सीधा कदम बढ़ाया, चलो क्या हो रहा है देखते हैं। कैंप के बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड। कैंप के बाहर की खुली जमीन पर 5000 इंपीरियल गार्ड सफ बंदी में खड़े थे। सबके पास युद्ध अश्व थे और फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट। आगे आगे रेन श्याओ। जैसे ही जाओ फेंग आगे बढ़ा, ज़ैंग मिंग गरज कर बोला, सुप्रीम जनरल पधारे हैं। एक पल में सारे इंपीरियल गार्ड्स अपनी घोड़ों से एक साथ उतर गए। फिर वो सब नीचे झुककर जोर से बोले, सुप्रीम जनरल को नमन। चाहे इंपीरियल गार्ड्स अलग यूनिट हो, चाहे वो राज्य के सुरक्षा दल हों, पर सुप्रीम जनरल का दर्जा पूरे किन राज्य में सिर्फ 4 लोगों के पास था।
आर्मी का लोहे का कानून। जो भी सैनिक हो, रैंक का फर्क हो या ना हो, सुप्रीम जनरल को देखते ही सल्यूट करना पड़ता है। जाओ फेंग ने हाथ उठाया। ठीक है, सब खड़े हो जाओ। धन्यवाद सुप्रीम जनरल। उनका जवाब एक साथ गिरता हुआ बिजली जैसा लगा। जाओ फेंग की नज़र फिर रेन श्याओ पर टिक गई। कमांडर रेन, आज खुद आए हो? रेन श्याओ ने गहरी आवाज़ में जवाब दिया। सुप्रीम जनरल, हम राज्य के आदेश पर आए हैं। हमें ग्रैंड फिजिशियन शावू किए और ग्रैंड मेडिकल हॉल के वैद्यों को यहाँ तक सुरक्षित लाना था, प्लेग के खतरे को देखते हुए। उन्होंने पीछे इशारा किया। 5000 इंपीरियल गार्ड्स के पीछे दर्जनों गाड़ियां खड़ी थीं। हर गाड़ी से चिकित्सक उतर रहे थे, बुजुर्ग, युवा, सब अपने मेडिकल किट साथ लिए हुए। फिर सबसे आगे वाली गाड़ी का पर्दा हटा और धीरे धीरे शावू किए खुद बाहर निकला। जाओ फेंग की आंखें गोल हो गई। ग्रैंड फिजिशियन शावू किए स्वयं आए? रेन श्याओ ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने खुद राज्य से विनती की। दालियांग में बाढ़ के बाद बड़े स्तर पर प्लेग फूट सकता है। ऐसे संकट में वो पीछे नहीं हट सकते। जाओ फेंग ने शिद्दत से महसूस किया, ये समय जब प्लेग फैल सकता हो और जिसमें मरना लगभग निश्चित हो, तब भी वो खुद आए। वेद का हृदय वास्तव में सीमाहीन होता है। जाओ फेंग तुरंत उनके पास गया। ग्रैंड फिजिशियन शाह, जाओ फेंग ने सामने हाथ जोड़कर सलाम किया। शाक्यू में वो पहले ही मिल चुके थे, पर सबके सामने वो मर्यादा नहीं तोड़ सकता था। शावू किए ने नरम सी मुस्कान के साथ कहा, सुप्रीम जनरल जाओ फेंग, काफ़ी समय हो गया। जाओ फेंग भी मुस्कुराया। हाँ, आप कैसे हैं? शावू किए की दृष्टि पूरी ममता से भरी हुई थी। तुम ठीक हो ना? जख्मी तो नहीं? जाओ फेंग ने हल्का सा हंसा। सब ठीक है, जल्द ही पूरा वेई हमारे कब्जे में होगा। शावू किए ने हल्की सी सांस ली। ठीक है बेटा, बस तुम ठीक रहो। तभी एक पर्सनल गार्ड भागता हुआ आया। सुप्रीम जनरल हुआन ये पधारे हैं। जाओ फेंग ने हल्का सा मटर किया। हुआन ये? पर उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वही की जंग के दौरान दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतियोगी थे। सबसे पहला युद्ध विजय का श्रेय कौन जीतेगा? आखिर में जीत जाओ फेंग की हुई, और अब जब युद्ध समाप्त होने को था, हुआन यी की सेना भी वुआन आर्मी के साथ मिल चुकी थी। इसलिए ये मुलाकात होना तो तय था। पार्ट 3। जाओ फेंग ने अपनी नज़र सामने आती हुई शक्ल पर टिकाई। हुआन ये अपने गार्ड्स के साथ सीधा आगे बढ़ रहा था। सुप्रीम जनरल जाओ फेंग, हुआन ये ने जोर से हंसी छोड़ी। हमारी पिछली मुलाकात सियान यांग में हुई थी। कैसे गुजर रही है जिंदगी? सुप्रीम जनरल हुआन ये कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। जाओ फेंग ने हल्का सा सलाम करते हुए जवाब दिया। सियान यांग से अलग होते ही आप अब भी वही पुराने जैसे दमदार। हुआन ये जब उसके पास आकर रुका, तभी उसकी नज़र ज़ियाओ बूकी और रेन शाओ पर पड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हैरानी चमकी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ग्रैंड फिजिशियंस या खुद वे तक आएंगे, उसने धीरे से कहा। दालियांग बहुत बुरी तरीके से बाढ़ में डूबा था। अगर वक्त पर देखभाल ना की जाए तो बड़ी बीमारी फैल सकती है और एक प्लेग पूरे देश को तबाह कर सकता है। एक वैद्य का फर्ज होता है कि वो लोगों की रक्षा करे, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो। हुआनिये ने सर झुकाया। ग्रैंड फिजिशियन जिया की दया और हिम्मत प्रशंसनीय है। उसके बाद वो रेन श्याओ की तरफ मुड़ गया। कमांडर रेन, तो फिर आज शाही फरमान क्या लेकर आया है? रेन श्याओ ने जरा भी देरी ना की। उसने अपने कपड़ों के अंदर से 2 शाही फरमान निकाले। मैं पहले हैंगू कैंप जाना चाहता था, लेकिन जब दोनों सुप्रीम जनरल यहीं मौजूद हैं तो मैं दोनों फरमान इसी वक्त पढ़ता हूँ। फिर उसने पहला फरमान खोला। राजा का शाही फरमान। इन लफ्ज़ों के साथ मैदान में खड़े सभी लोग तुरंत झुक गए। हमारी पिछली मुलाकात सियान यांग में हुई थी। कैसे गुजर रही है जिंदगी? सुप्रीम जनरल हुआन ये कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। राजा का शाही फरमान।
हैंगू कैंप के गार्डियन कमांडर हुआन यी को वे पर विजय प्राप्त करने, बहादुरी दिखाने और अनेक दुश्मनों का संहार करने के लिए एक पद उन्नत किया जाता है। उन्हें दालियांग जाओ का मानद पद दिया जाता है। साथ ही 1000 सोने के टुकड़े, 10,000 तांबा सिक्के और अनेक अनमोल जेड कलाकृतियां प्रदान की जाती हैं। रेनशाओ की ताकतवर आवाज़ पूरे मैदान में गूंज उठी। हुआन यी के चेहरे पर तुरंत उत्साह चमक उठा। आपका सेवक राजाधिराज का अनंत कृतज्ञ है। उसने गहरा प्रणाम किया। रेनशाओ ने फरमान उसके हाथ में दिया। राजा का आदेश है कि जब वे का पूरा कार्य समाप्त हो जाए तो हुआन यी अपनी सेना के साथ यही वे की रक्षा करेंगे। आगे की योजना बाद में तय की जाएगी। शाही आदेश स्वीकार है। हुआन यी ने तुरंत जवाब दिया। जाओ फेंग ने मन ही मन सोचा, अच्छा है, इसका मतलब वू गान कैंप को वापस जाओ टेरिटरी भेजा जा सकता है। उसके बाद रेनशाओ ने दूसरा फरमान निकाला। सुप्रीम जनरल जाओ फेंग ने तुरंत एक कदम आगे बढ़कर प्रणाम किया। आपका सेवक फरमान सुनने को तैयार है। रेनशाओ ने फरमान खोला और जोर से पढ़ना शुरू किया। राजा का शाही फरमान। वूगान कैंप के डेप्यूटी जनरल जाओ फेंग। यांगाओ की पहली लड़ाई में पीन सेना को बहुत कम नुकसान पहुंचाया और सिर्फ एक युद्ध में 1.5 लाख शत्रु सेना का विनाश किया। ये प्रथम श्रेणी का महान काम है। दालियांग को बाढ़ से डुबाकर पीन सेना को भारी हानि से बचाया और देश की शक्ति को सुरक्षित रखा। ये और भी बड़ा महान काम है। इसलिए जाओ फेंग को 2 पदों की उन्नति दी जाती है। उन्हें सी च शू जांग 17वें रैंक के उच्च कुलपत्र का दर्जा प्रदान किया जाता है। साथ ही 10,000 सोने के टुकड़े, 1 लाख तांबा सिक्के, 1000 येड के अनमोल वस्तुएं और 1000 सेवक प्रदान किए जाते हैं। उनकी पत्नी वान यान को आधिकारिक रूप से मैडम फुरेन का पद दिया जाता है और इसके अलावा 10,000 एकड़ उत्तराधिकारहीन उपजाऊ जमीन भी प्रदान की जाती है। रेनशाओ की आवाज़ पूरे मैदान में रुला देने लायक शक्ति से भरी हुई थी। जब फरमान खत्म हुआ तो कैंप में खड़े सभी लोग स्टन्ड थे। हानफी, जनरल्स, गार्ड्स, सबके चेहरे पर एक ही भाव, होश उड़ गए। 2 पदों की उन्नति? हिज मेजेस्टी ने तो इनाम बरसा दिए। यांगाओ के युद्ध के बाद 1 पद मिल चुका था और अब 2 और। ये तो पीन के सबसे ऊंचे दर्जे के नोबल्स में शामिल हो गए। 17th रैंक नोबिलिटी, सीचर शूजांग। क्या युवराज उन्हें भविष्य का स्टेट गार्डियन बनाना चाहते हैं? हवा तक रुक सी गई थी। शाही फरमान जैसे ही खत्म हुआ, पूरा मैदान एकदम सन्नाटा में जम गया। हर कोई, 1-2 नहीं, सभी लोग हैरान रह गए इतनी बड़ी, इतनी अनहोनी डबल प्रमोशन देखकर। हुआन ये भी, जो सोच रहा था कि जाओ फेंग को शायद 1 रैंक और मिल जाएगा, उसका चेहरा भी एक पल के लिए पत्थर सा हो गया। हिज मैजेस्टी का जाओ फेंग पर इतना बड़ा कृपा वर्षा, ये तो हद है। अनाहिलेटिंग वे अपने आप में बड़ा काम था, पर उन्हें पहले ही 1 पद मिल चुका है, अब 2 और, इतना सीधा सीधा उठा लेना। हुआन यी के दिल में एक सोच बिजली की तरह चमकी। क्या ये वांग जाओ फेंग को फ्यूचर स्टेट गार्डियन बनाना चाहते हैं? सोच के ही उसका दिल हिला। शा वूची, ओनली वन हु रिमेन्ड काम। जब सब लोग शॉक में थे, सिर्फ शा वूची ही था जिसके चेहरे पर हल्का सा शांत सा मुस्कान था। दिल में सोच रहा था, फंगार, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। जब तुम्हारी सेना सबसे शक्तिशाली होगी, जब तुम्हारा नाम 6 राज्यों में गूंजेगा, जब दरबार में कोई भी तुम्हें दबा नहीं पाएगा, तब जब एकीकरण पूरा होगा, तुम्हारी असली पहचान दुनिया के सामने रखी जाएगी। उस दिन तुम्हारी माँ आखिरकार गर्व के साथ अपने घर लौट सकेगी। शा वूची की आंखों में हल्का सा पिघलता हुआ प्यार था। जाओ फेंग,
एम्बिशन अवेकन्स। जाओ फेंग के चेहरे पर हल्का सा उजाला उभराया। सीज है शूझांग, पिंग का सबसे ऊंचा नोबल रैंक। 4 सुप्रीम जनरल्स में से अब सबसे ऊपर केवल मैं हूँ। उसके अंदर से एक शक्ति का ज्वाला उठा, पर उसके इरादे किसी शान या दौलत के लिए नहीं थे। उसे चाहिए थे नोबल रैंक्स, क्योंकि उनसे मिलते थे नेशनल फॉर्च्यून के ट्रेजर चेस्ट्स। वो चेस्ट्स ही उसकी शक्ति को बढ़ाते थे, वो चेस्ट्स ही उसके फ्यूचर प्लान को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। और उसके मन में एक और बात चल रही थी, किन की भविष्य की बर्बादी। जब वो दिन आएगा, उसके पास इनफ पावर होनी चाहिए कि वो खुद अपने प्लान्स चलाए, खुद देश को संभाले और जो होना है उसे अपने हिसाब से मोड़ दे। इसलिए वे के बाद 6 राज्यों के एकीकरण के बाद वो बायुए के अभियान का नेतृत्व लेना चाहता था। जाओ तो वो अब नॉर्थ में ग्रेट वॉल बनाने में लग चुका है। वो फ्यूचर किंग ऑफ नान्युए नहीं बन सकता, पर जाओ फेंग बन सकता है, और ये मौका वो कभी हाथ से जाने नहीं देगा। जाओ फेंग एक्सेप्ट्स द एडिक्ट। आखिर होश में आते हुए जाओ फेंग ने गहरा प्रणाम किया। आपका सेवक जाओ फेंग हिज मैजेस्टी के अपरंपार अनुग्रह के लिए आभारी है। रेन शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हिज मैजेस्टी का एक और संदेश है। जब वे पूरी तरह जीत लिया जाए, जब दालियांग की बीमारी को पूरी तरह नियंत्रण में ले आया जाए, तो सुप्रीम जनरल वू आंग कैंप को अपने पुराने ठिकाने वापस भेज सकते हैं। इसके अलावा ग्रैंड फिजिशियन शाह के साथ सुप्रीम जनरल को सियानयांग लौटने का आदेश है। जाओ फेंग ने तुरंत सर झुकाया। शाही आदेश स्वीकार है। उसके मन में एक कोमल सी बात भी उभरी। वांग येन अब बच्चे के जन्म के बहुत करीब है। पिछली बार वो मौका चूक गया था, इस बार नहीं। इसलिए वो यहाँ का काम बिजली की तरह निपटाकर जल्द से जल्द वापस जाना चाहता था। हुआन ही स्टेप्ड फॉरवर्ड। इसी वक्त हुआन ही एक कदम आगे बढ़ा। जनरल जाओ, बधाई हो। सीजे शूझांग पिंग का सबसे ऊंचा पद वास्तव में प्रशंसनीय है। जाओ फेंग ने नम्रता से मुस्कुराया। जनरल हुआन ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये सब तो हिज मैजेस्टी की दया से संभव हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 2 पद मिल जाएंगे। सच्ची बात थी। जाओ फेंग ने अपनी युद्ध रिपोर्ट भेजनी थी। उसने सिर्फ एक और पद की उम्मीद रखी थी, क्योंकि नोबल रैंक्स जितनी ऊपर जाती हैं उतने ही मुश्किल होती है बढ़ना। और सबसे बड़ा खतरा ये था कि अगर टॉप रैंक तक पहुंच जाओ और ऊपर कोई पद ही ना बचे, तो राजा तुमसे डरा हुआ महसूस कर सकता है। पर जाओ फेंग को डर नहीं था। उसके पास एक प्लान था। अगर वो कभी ऊंचे से ऊंचा नोबल बन जाए, तो वो तुरंत बायुए एक्सपीडिशंस का आग्रह करेगा। वहां जाकर वो अपना खुद का राज्य तैयार करेगा। उसके इरादे हमेशा बाकी सबसे आगे थे।